हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कृषि जनित उद्योग से क्या तात्पर्य है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि जनित उद्योग से क्या तात्पर्य है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। ऐसा उद्योग जो कृषि के उत्पादनों पर आश्रित होते हैं अथवा ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। तो कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं? तो ऐसा उद्योग जो कृषि के उत्पादनों पर आश्रित होते हैं या ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे यहाँ पे चीनी उद्योग को देख लीजिए। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना है। और गन्ना कहाँ से आता है? तो कृषि क्षेत्र से आता है। तो यहाँ पे जो चीनी उद्योग हुआ ये कृषि जनित उद्योग हुआ। और यहाँ पे दूसरा देख लीजिए टमाटर सॉस उद्योग। जो टमाटर सॉस उद्योग है इसमें सॉस किससे बनता है? तो टमाटर से बनता है। और टमाटर कहाँ से आता है? तो ये कृषि क्षेत्र से आता है। तो ये भी क्या हुआ? यहाँ पे कृषि जनित उद्योग हुआ। तो यहाँ पे प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कृषि जनित उद्योग से क्या तात्पर्य है। तो ऐसा उद्योग जो कृषि के उत्पादनों पर आश्रित होते हैं अथवा ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो इसे ही सरकारी सेवा कहा जाता है। तो सरकारी सेवा किसे कहा जाता है? तो जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो इसे ही सरकारी सेवा कहा जाता है। जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा, ये सभी क्या है? सरकारी सेवाएं हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि विपक्षी दलों के कार्यों को लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको विपक्षी दलों के कार्यों को लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। विपक्षी दलों के कार्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पे पहला कार्य देख लीजिए, जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना। विपक्षी दलों का पहला कार्य क्या है? तो जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष यानी सामने रखना, ये विपक्षी दलों का पहला कार्य है। और यहाँ पे दूसरा कार्य देखिए, सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना तथा लोकतंत्र को सफल बनाना है। और विपक्षी दलों का दूसरा कार्य क्या है? तो सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना तथा लोकतंत्र को सफल बनाना, ये दूसरा कार्य है। और यहाँ पे तीसरा कार्य देख लीजिए, कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। और विपक्षी दलों का तीसरा कार्य क्या है?
तो कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। और चौथा कार्य देख लीजिए, चुनावों के बीच सत्तारूढ़ दलों पर नियंत्रित रखना। तो ये विपक्षी दलों के कार्य हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि विपक्षी दलों के कार्यों को लिखें। तो पहला कार्य होता है विपक्षी दलों का कि जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना, और दूसरा कार्य होता है कि सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना तथा लोकतंत्र को सफल बनाना। और तीसरा कार्य होता है कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। और चौथा यहाँ पे कार्य होता है कि चुनावों के बीच सत्तारूढ़ दलों पर नियंत्रण रखना। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। तो रेशम मार्ग किसे कहा जाता था। तो वह मार्ग जिससे प्राचीन यानी पुराने समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था तो उसे ही रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। जो रेशम मार्ग है ये कहाँ से शुरू होता था। तो ये चीन से शुरू होता था। चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचता था, इसीलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ा। जो रेशम मार्ग है इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा। तो चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचता था, इसीलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच में व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। और रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था और चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचता था, इसीलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। नगर परिषद अपने सदस्यों के बीच से ही अपना महापौर और उप महापौर चुनती है और महापौर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जो नगर परिषद के सदस्य होते हैं, लोग होते हैं, वो अपने ही बीच से अपना एक महापौर और एक उप महापौर को चुनते हैं और महापौर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। महापौर नगर परिषद का सभापति होता है तथा नगर परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। जो महापौर होता है ये नगर परिषद का सभापति होता है तथा नगर परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। जो महापौर होता है ये नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। और यहाँ पे देखिए महापौर के अनुपस्थिति में नगर परिषद के सभी कार्य उप महापौर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो नगर परिषद अपने सदस्यों के बीच से ही अपना एक महापौर और एक उप महापौर चुनते हैं। महापौर जो होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और महापौर नगर परिषद का सभापति होते हैं और नगर परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं। और महापौर जो होते हैं ये नगर के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। अगर महापौर अनुपस्थित रहें तो उनके जगह पे जो नगर परिषद का सभी कार्य होगा वो उप महापौर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।
और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको जोड़ देंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।